Good morning students, welcome to the class of chemistry. In today's video, I will discuss about the difference between the diffusion and osmosis. By diffusion means when the mixing or taking up or releasing of substance does not require any external medium. For example, during breathing, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. This process of inhaling and exhaling is completely by diffusion process. Let's take an example. I'm giving you an example. You have a bucket of water in which it has a hot water. If you want to take it to the temperature that is bearable, you need to add some cold water. After adding cold water, you don't need to use any external help to mix that water. It will ultimately mix well with each other. That process is diffusion. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक बाल्टी में पानी, गर्म पानी ले रहे हैं, अगर उसको हमें उसके टेम्परेचर को हमें डाउन करना है ताकि हम उस वाटर टेम्परेचर को बियर कर सके, तो उसमें हम ठंडा पानी ऐड करते हैं. तो हमें ये तो नहीं है कि उस ठंडे पानी को गर्म पानी में डालने के लिए उसको अपने हाथ से मिक्स करना पड़ता है. नहीं ना. ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आपस में अपने आप मिक्स हो जाते हैं और टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस. और ऑस्मोसिस प्रोसेस is the process in which you require an external medium to exchange the particles between the internal and external environment. Clear? मतलब हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं सेल्स की. जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स को जब फूड की जरूरत है तब उसके इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों में क्या आ गया? कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया. तो जो फूड पार्टिकल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो उनको वहां से एक्सटर्नल से इंटरनल में जाने के लिए वहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वही एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो ऑस्मोसिस में काम करती है. और जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव इन नेचर होती है. सिलेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स को ही अपने से अंदर जाने देती है या बाहर आने देती है. यानी कि या तो सेल से बाहर आएंगे या सेल से के अंदर जाएंगे. वो कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो कौन डिसाइड करता है? वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है. इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूं कि जैसे हम लोग सीव लेते हैं जिसको छन्नी भी कहा जाता है. जैसे चाय बनाने के लिए हम छन्नी को यूज करते हैं स्ट्रेन करने के लिए. अब उसका जो पोर साइज है वो किसको अलाउ करता है? सिर्फ लिक्विड मटेरियल को नीचे कप में आने के लिए अलाउ करता है, लेकिन उसके ऊपर जो चाय पत्ती के दाने हैं उनको जाने के लिए अलाउ नहीं करता. इसी तरह से हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, उनके ऊपर भी जो एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है वो भी एक सीव का काम करती है, जो कि एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल को ही या तो सेल के अंदर एंटर करने को अलाउ करती है या सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ करती है.
क्लियर? डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा कि हमें किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। अब अगर वहां पे एक एक्सटर्नल एजेंसी काम करती है तो मॉलिक्यूल्स को अंदर पुश करने के लिए या मॉलिक्यूल्स को बाहर पुश करने के लिए वहां पे क्या क्रिएट होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। क्लियर? ऑस्मोसिस को करने के लिए मतलब मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाने में या सेल के अंदर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने के लिए वहां पर जो एक प्रेशर क्रिएट होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। क्लियर? जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, अब यहां पर मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ बता रही हूं। पहले हमने डिफरेंस किसके बारे में पढ़ा है? एक्सटर्नल एजेंसी के बारे में। अब सेकंड डिफरेंस हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उनमें जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है? डिफ्यूजन में मूवमेंट किधर को हो रहा है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब टेम्परेचर के ही एग्जांपल मैंने आपको दिया था। पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, जब उसमें हमने ठंडा पानी ऐड किया उसका टेम्परेचर कम था। तो क्या हुआ? जो ज्यादा टेम्परेचर वाला था उसी का टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ, तभी तो वो वार्म टेम्परेचर पे पहुंच गया, क्योंकि हॉट बॉडी ने अपना टेम्परेचर कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। हाई टू लो मूवमेंट। लेकिन ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है? ऑस्मोसिस में किधर मूवमेंट होती है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब क्योंकि ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होती है, तो जब हम ऑस्मोसिस पर पढ़ते हैं तो अब क्योंकि मैं यहां पे कंसंट्रेशन की बात कर रही हूं तो कंसंट्रेशन अब हमारे पास तीन तरह की हो सकती है। या तो कंसंट्रेशन कम होगी, या कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। क्लियर? या तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की कम होगी, या कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज्यादा होगी, या कंसंट्रेशन सोल्यूशन की इक्वल हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो ऑस्मोसिस है वो काम करती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि तीन तरह के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है सेम रहती है, यानी कि हमारे सेल के बाहर की कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन और सेल्स की कंसंट्रेशन सेम होगी। तो यहां पर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है इसका नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन आता है। ठीक है? जिसमें कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की 0.9% होती है। सेकेंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस whose concentration is more than the concentration of our cells. The movement of particles occur from lower concentration to higher concentration. That means during the intake of hypertonic solutions, the cells start shrinking. Why? Because the movement in osmosis occurs from lower to higher concentration. Third one is hypotonic. In hypotonic, the concentration of external environment solution is lesser and the concentration of cell environment is more. The movement now occurs from solution towards the cell. That means the number of particles will start more in number to enter in the cell environment. It will cause the increase in the size of cell. That means the swelling up of cells. That swelling
is the cause of edema. एडिमा का मतलब होता है जो स्वेलिंग आ जाती है. उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी जगह पे प्रेस करते हैं तो उस जगह पे अगर वहां पे एडिमा है तो वहां पे डिप जो है वो क्रिएट होगा और उसमें से उस पार्ट को बाहर आने में टाइम लगता है. आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट्स होते हैं या जिनका हाइपरटेंशन रहता है, उनके अगर पैरों पे स्वेलिंग आती है तो अगर उनके पैर के ऊपर हम दबा के देखते हैं तो वो जो स्किन है उसको बाहर आने में टाइम लगता है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एडिमा, एंड एडिमा occurs due to the addition of water or solution entering into the cell environment and causes it to swell up. So now in today's lecture you are very clearly explained about the difference between diffusion and osmosis. If you have any query regarding this, please do comment and subscribe my channel for more facts and detailed explanation of each and every concept. Thank you.